दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लेवरेजेस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसके अंदर है डिग्री ऑफ लेवरेज। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ लेवरेज? लास्ट टाइम हम लोग ने लेवरेज के बेसिक फार्मूला देखा था, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखा था। अब हम लोग इसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है डिग्री ऑफ लेवरेज। सबसे पहले ये समझ लेते हैं लेवरेज क्या होता है। लेवरेज रिलेशनशिप शो करता है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ क्या रिलेशन है वो शो करता है लेवरेज। अब उसका डिग्री देखना है, तो डिग्री मैं आपको बता दूं, थोड़ा अनऑफिशियल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी बंदे को फीवर है, ठीक है, तो अगर आप किसी बंदे को बोलते हैं कि भाई इसको फीवर है, तो आप बोलेंगे ठीक है, फीवर तो सबको आता रहता है। लेकिन मैं अगर आपको बोलूँगा नहीं इसको 104 फीवर है, 104, 102 बुखार होता है, 104 बुखार होता है, 104 है, तो आप बोलेंगे अरे बाप रे इसको ज़्यादा है। तो लेवरेज क्या होता है? लेवरेज शो करता है रिलेशनशिप। डिग्री ऑफ लेवरेज क्या शो करता है? ये एग्जैक्टली कितना रिलेशन है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ वो शो करता है। तो फीवर है दैट इज़ लेवरेज, 104 फीवर है दैट इज़ डिग्री। तो डिग्री ऑफ लेवरेज शो करता है कि एग्जैक्टली वन वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ का रिलेशन क्या है। अब इसके अंदर लेवरेज में हम लोग ने 3 देखा था। एक देखा था ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज। तो तीनों का हम लोग को क्या देखना पड़ेगा? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। आई बात समझ में, बेसिक इसका मीनिंग? ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ऑपरेटिंग लेवरेज, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, तो इसका फॉर्मूला देखो। तो फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि चेंज इन EBIT डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। अगर सेल्स के अंदर कुछ परसेंटेज चेंज होता है तो उसका इफेक्ट EBIT पे कितना है वो ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बताता है। सेल्स अगर इंक्रीज़ हुआ तो कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ तो कितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ, तो उसका आपके अल्टीमेट अर्निंग, इंटरेस्ट और टैक्स भरने से पहले उस अर्निंग पे कितना इफेक्ट आया है वो ये शो करता है। तो दिस ऑपरेटिंग लेवरेज ऑफ डिग्री शोज कि अगर सेल्स में कुछ चेंजेस हुआ तो उसका चेंजेस EBIT पे क्या होगा, तो EBIT अपॉन सेल्स। आई बात समझ में? सेम वे में देखो फाइनेंशियल लेवरेज है, तो फाइनेंशियल लेवरेज ये बोलता है रिलेटेड टू फाइनेंस, फाइनेंस मतलब मनी। तो परसेंटेज चेंज इन EPS, अर्निंग पर शेयर, शेयर के अर्निंग पे क्या इफेक्ट आया ड्यू टू चेंज इन EBIT। तो ये क्या बताता है कि सेल्स में जो इंक्रीज हुआ उसका अर्निंग पे क्या इफेक्ट, और ये बताता है कि अर्निंग पे जो इफेक्ट हुआ उसका अपने अर्निंग पे क्या इफेक्ट। ठीक है, चेंज इन EBIT अपॉन चेंज इन EPS अपॉन चेंज इन EBIT। तो ऑपरेटिंग बोलता है ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है कि बिजनेस को ऑपरेट किया। ठीक है, अब बिजनेस को आप ऑपरेट करोगे तो सेल से रिलेटेड है, कि कोई भी बिजनेस के ऊपर आप डिपेंड रहते हो तो उसका मेन सेल्स होता है। तो चेंज इन सेल्स, सेल्स में जो चेंज हुआ उसका अल्टीमेट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे क्या चेंजेस है। और फाइनेंशियल लिवरेज ये बोलता है कि अर्निंग पे अगर कुछ चेंजेस हुआ, EBIT पे अगर कुछ चेंजेस हुआ तो उसका अर्निंग पर शेयर पे क्या चेंजेस होगा, दैट इज़ फाइनेंशियल लिवरेज। आई बात समझ में? यस और नो? सेम वे में कंबाइंड है, तो जब इन दोनों को आप कंबाइंड कर दोगे, देखो दोनों फार्मूला लिखते, तो ये वाला फार्मूला भी आपको लिखना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला भी आपको लिखना पड़ेगा। अब इसमें देखो ये EBIT ऊपर है डेबिट में और ये EBIT यहाँ पे क्रेडिट में, तो ये कैंसिल हो गया। तो आपका जो बचेगा फार्मूला वो बचेगा परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आई बात समझ में? तो कंबाइंड लिवरेज ये बताता है कि ऑपरेटिंग को भी कंबाइंड करना है और फाइनेंशियल को भी कंबाइंड करना है, तो आपके EPS में क्या चेंजेस आया होगा कि अगर पूरा सेल्स में चेंजेस आया तो। आई बात समझ में? यस और नो? तो ये था आपका डिग्री ऑफ लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड। एक बार और देख लेते हैं। ऑपरेटिंग का मतलब होता है सेल्स में चेंजेस तो अर्निंग पे क्या होगा, फाइनेंशियल में बोलता है अर्निंग में चेंजेस तो EPS में क्या होगा, और
कंबाइंड लिवरेज में दोनों को कंबाइंड करेंगे तो उसमें ये पता चलेगा कि सेल्स में जो चेंजेस हुआ था उसका अर्निंग पे क्या चेंजेस हुआ। तो ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो दिस इज़ योर डिग्री ऑफ लेवरेज। अब नेक्स्ट इज टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। अब टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला इधर पे देखो दिया है, टोटल सेल्स अपॉन टोटल एसेट। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये होता है कि आपने बिजनेस में कितना एसेट अप्लाई किया, आपने बिजनेस में कितने एसेट लगाए जिसकी वजह से आपका कितना सेल जनरेट हुआ है। तो टोटल एसेट टर्नओवर, एसेट कितना प्लेस किया, कितने एसेट यूज़ किया और उसका सेल्स पे क्या इफेक्ट आया, राइट। तो यहाँ पे देखो दिया है टोटल एसेट आपने 40 लाख के लगाए, टोटल एसेट टर्नओवर आपका 2.5 टाइम्स है, तो टोटल सेल्स कितना होगा। तो ऐसा आपको एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो इसको हम लोग फॉर्मूले में रखेंगे तो टोटल टर्नओवर टाइम कितना दिया 2.5, तो यहाँ पे 2.5 लिखना है। टोटल सेल्स है नहीं, टोटल एसेट कितना 40 लाख, तो 40 लाख यहाँ डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर कुछ इस तरीके से आएगा 2.5 टाइम्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स इंटू 40 लैक्स। ठीक है, 40 लैक्स किया तो 40 लैक्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, सॉरी ये डिवाइड का साइन है, इधर पे मल्टीप्लाई नहीं आएगा, डिवाइड है। यहाँ पे डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक मिनट, हाँ थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ रहा है, जस्ट अ मिनट। देखो आपकी स्क्रीन पे, तो ये डिवाइड का साइन है, सॉरी जस्ट अ मिनट। हाँ तो यहाँ पे ये डिवाइड का साइन नहीं है, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ये डिवाइड है। तो जब ये, क्योंकि फार्मूला क्या है, टोटल एसेट टर्नओवर इज इक्वल टू टोटल सेल्स अपॉन टोटल एसेट। तो अपने को टोटल सेल्स निकालना है, ये वाला भी अमाउंट दिया है, ये वाला भी दिया है, तो इसकी जगह 2.5 लिखेंगे, टोटल सेल्स ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइड बाय 40 लाख, क्योंकि टोटल एसेट आपका 40 लाख है। ये डिवाइड है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5 टाइम्स इज इक्वल टू 100 लाख। तो सेल्स आपका कितना हो गया 100 लाख। इसका मतलब होता है कि आपने 40 लाख का एसेट यूज़ किया तब जाके आपको 100 लाख का सेल्स आया। आई बात समझ में? 40 लाख के एसेट यूज़ किए तब जाके 100 लाख का सेल्स हुआ। तो दैट इज़ योर टोटल एसेट टर्नओवर। तो फॉर्मूला याद रखना, टोटल एसेट अपॉन टोटल सेल्स अपॉन टोटल एसेट। ओके, नेक्स्ट इज कवर फॉर प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। कवर फॉर प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स डिविडेंड, ये डिविडेंड के बारे में बोल रहा है। कवर फॉर, तो पहले इसका फॉर्मूला देख लेते फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। कवर फॉर प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग क्या देते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं। इक्विटी शेयर्स को क्या देते हैं हम लोग, इक्विटी डिविडेंड देते हैं, बराबर है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड, और यहाँ पे इक्विटी डिविडेंड में आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय इक्विटी डिविडेंड। अब इसका मतलब क्या है, देखो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो, ये हम लोग ने लास्ट टाइम किया था। तो प्रेफरेंस डिविडेंड, कवर पर प्रेफरेंस डिविडेंड, तो उसका फॉर्मूला था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये वाला 4,80,000 डिवाइड बाय प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कब दिया जाता है, टैक्स पे करने के बाद। तो टैक्स अगर आपने पे किया, तो इधर पे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 40,000, एक एग्जांपल देता हूँ, तो प्रेफरेंस डिविडेंड आपका 40,000 है, तो 8,40,000 डिवाइड बाय 40,000 कितना आता है 21 टाइम्स।
मतलब आपका प्रेफरेंस डिविडेंड, अब ये क्वेश्चन पे देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 8,40,000 डिवाइड बाई 80,000, तो मतलब आएगा 21 टाइम्स। मतलब हम लोग का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट से अगर आप प्रेफरेंस डिविडेंड को पैसा पे करने जाए तो आप 21 टाइम तक पैसा पे कर सकते हो। ओके, आई बात समझ में? यस और नो? समझा नहीं समझा? देखो, अगर हम लोग ने यहाँ पे प्रेफरेंस कवर फॉर प्रेफरेंस शेयर्स का कैसा फॉर्मूला था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर चलते वही स्क्रीन पे। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब 8,40,000 और मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे 40,000 लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि 40,000 पे करने के लिए हमारे पास आफ्टर टैक्स कितना पैसा है, तो 8,40,000 है। तो 8,40,000 में आप 40,000 कितने बार पे कर सकते हो, तो 21 बार पे कर सकते हो ना। तो आप 40,000 को कितने बार कवर कर पाओगे, 21 टाइम्स आप कवर कर पाओगे। तो इसका मतलब ये है। और सेम वे में अगर इक्विटी शेयर्स है तो इक्विटी शेयर्स में कौन सा प्रॉफिट लेने का, ये वाला प्रॉफिट लेने का, आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। चेक करो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो जो भी पैसा बचेगा वो इक्विटी डिविडेंड के लिए होगा। तो यहाँ पे देखो वही दिया है, तो यहाँ आएगा 80,000। अगर इक्विटी डिविडेंड मैं लेता हूँ 1 लाख एग्जाम्पल के तौर पे, तो कितना आ जाएगा, 8 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, 8 टाइम्स। तो इक्विटी डिविडेंड पे करने के लिए हमारे पास प्रॉफिट 8 लाख था। इक्विटी डिविडेंड पे करने के लिए हमारे पास प्रॉफिट कितना था, 1 लाख था। तो हम लोग 1 लाख कितने बार पे कर सकते हैं, तो हम लोग 1,08,000 बार पे कर सकते हैं। तो हम लोग इक्विटी डिविडेंड को कितने बार कवर करेंगे, 8 बार कवर करेंगे। तो ये समझ में आया फॉर्मूला, कवर फॉर प्रेफरेंस शेयर्स और कवर फॉर इक्विटी डिविडेंड। इसका मतलब ये होता है कि भाई आप प्रेफरेंस डिविडेंड को कितने बार पे कर सकते हो, उतना प्रॉफिट है क्या आपके पास। इक्विटी डिविडेंड को कितने बार पे कर सकते हो, उतना प्रॉफिट है क्या आपके पास। आई बात समझ में? दैट इज़ कवर फॉर प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। ओके, एक लास्ट देख लेते हैं, अर्निंग यील्ड रेशियो। अर्निंग यील्ड रेशियो क्या होता है? द फॉर्मूला इज EPS अपॉन MPS, अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। राइट, अब इसका क्वेश्चन देख के फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है कि अर्निंग पर शेयर मतलब बुक के हिसाब से, फाइनल अकाउंट के हिसाब से उसका अर्निंग आ रहा है 28 रुपीज़, मार्केट में उसका भाव चल रहा है 500 रुपया। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 28 डिवाइड बाय 500, 28 डिवाइड बाय 500 इंटू 10 नहीं है, इंटू 100, तो आपको आएगा 5.6%। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो मतलब ये हो गया कि अगर आपने कोई कंपनी का शेयर खरीदा तो वो शेयर आप मार्केट में कितने पे खरीदोगे, 500 पे खरीदोगे, लेकिन उसके फाइनल अकाउंट के हिसाब से उसका अर्निंग पर शेयर है, उसका जो अर्निंग पर शेयर है वो सिर्फ 28 है। तो इसका मतलब क्या, आपने दिया मार्केट में 500 रुपया कोई शेयर के ऊपर, लेकिन आपको अर्न कितना हो रहा है, सिर्फ 28 रुपीज़। तो इसका मतलब आपने कितना अर्न किया, 5.6%। तो अर्निंग यील्ड रेशियो आपके मार्केट भाव के हिसाब से आपने कितना अर्न किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, वो आपको ये अर्निंग यील्ड रेशियो बताता है। तो इट इज़ नथिंग बट मार्केट में क्या भाव चल रहा है, वो मार्केट भाव के हिसाब से आपने कितना अर्न किया, दैट इज़ कॉल्ड अर्निंग यील्ड रेशियो। तो these are the few important points that you have to remember and that is the most important from exam point of view. इसको 1-2 बार आप गो थ्रू करिए, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट करो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।